तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि a bar of length L and cross sectional area capital A is subjected to gradually applied load W, then the strain energy stored in the bar is, कितना हो जाएगा। तो जो लोड लगाया जा रहा है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक बार था, इस बार पे जो आपने लोडिंग लगाई है वो क्या है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब क्या है कि इसका जो लोड है आप सडनली नहीं लगा रहे हो, धीरे धीरे। अगर 10 किलोमीटर का लोड है तो कॉन्स्टेंटली लग ही रहा है वो। अब ऐसा करने से होगा क्या, इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो इसकी जो स्ट्रेन एनर्जी है वो आपको बताया गया था, यूज कर टू हाफ P इंटू डिफ्लेक्शन, ये होता है। और डिफ्लेक्शन आप जानते हो PL बाई ए, तो ये क्या कितना हो जाएगा, हाफ P स्क्वायर L बाई ए, यही हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो लेकिन इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर एक ग्रेजुअली अप्लाइड बोल दिया तो ए वाला आंसर होगा। अगर यही सडनली अप्लाइड लोड होता है तो ये जो ग्राफ बनता है ये इस तरह से बनता है। फिर वहाँ तो यहाँ पे जो एनर्जी आती है यहाँ तक आती है, यानी आप जो लोड लगा रहे थे ठीक, और जो डिफ्लेक्शन हो रहा था कुछ इस तरह से आता है। कब ये क्या था, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का ग्राफ था। और ऐसे एक इसका है सडनली अप्लाइड लोड का, अप्लाइड लोड का है। जैसे यहाँ पे कोई बार है इस तरह से, आपने क्या किया, 50 किलोमीटर की कोई बॉल थी, इस पर ड्रॉप कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सडनली अप्लाइड लोड कहते हैं। तो इसमें जो एनर्जी होती है वो लॉस नहीं हो पाती है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए जो है कांटेक्ट होता है। तो इसमें क्या होगा कि P इंटू डिफ्लेक्शन का जो कर्व बना है, तो इसमें जो एनर्जी आएगी वो कितनी हो जाएगी, इस एनर्जी का 2 टाइम्स। जब इस एनर्जी का 2 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, P स्क्वायर L बाई P। ऐसे आपको याद रखना है, ऐसा नहीं सिर्फ इसी को याद रखिए, सडनली वाले को भी रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, और कर लीजिए। क्योंकि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो अगर आपने लेक्चर देख रखा है, जो छोटे छोटे हमने लेक्चर करा रखे हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बाकी कुछ न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं वो भी हम करा रहे हैं, थ्योरेटिकल भी करा रहे हैं। और आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपको आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे देखिए कह रहे हैं, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, कह रहे हैं कि ए मेटल बार ऑफ लेंथ 100 mm है, इज इंसर्टेड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट and its temperature is increased by 10 Celsius if the coefficient of the thermal expansion is 8 into 10 to the power minus 6 per Celsius and the Young modulus is इतना, the stress is the bar is। कह रहे हैं कि कुछ इस तरह से है, यहाँ पर जो सिस्टम है ये कुछ इस तरह से है। इसमें एक बार क्या किया इन्होंने, इंसर्ट कर दिया हुआ है, और इस बार की कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने दे रखी है। जैसे जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है, जो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं 10 सेल्सियस का टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट है। और क्या है, इसकी जो थर्मल कोएफिशिएंट दे रखी है इन्होंने, अल्फा इक्वल टू L 10⁻⁻⁶ पर सेल्सियस दे रखी है। और क्या दे रखा है, यंग मॉडुलस इसका दे रखा है इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁵ MPa दे रखा है। इसका मतलब क्या है, अब इनसे आप कह रहे हैं कि इसमें जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे सिग्मा, तो सिग्मा जो जनरेट होगा स्ट्रेस, वो पहली चीज़ क्या है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसमें कौन सी स्ट्रेस, हमने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो इसमें जो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। और ये जो सिग्मा होता है कैसे आता है वो भी एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने देखा था E अल्फा डेल्टा T होता है, जो स्ट्रेस डेवलप होगा इसके लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी इसका जो लेंथ L है इस पे L पे डिपेंडेंट नहीं होता है, सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होता है, जो प्रोड्यूस स्ट्रेसेस होगा चेंज इन टेम्परेचर के और थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा के, और साथ साथ में किसके, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो इसी में आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए, आपका सिग्मा आ जाएगा, तो मैच करा लीजिएगा। तो देखिए क्या है, E की वैल्यू इतनी है 1.5 इंटू 10⁵
MPa या न्यूटन पर mm²। MPa का मतलब ये होता है। और इसके बाद अल्फा की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻⁶ पर सेल्सियस है। फिर क्या है, टेम्परेचर 10 सेल्सियस है। मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर आपका दिख जाएगा। जैसे देखिए, अगर इस 10 को इस 10 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा। 10⁶ और इधर कितना 10⁻⁶ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, 15 × 8 हो जाएगा। तो इसको आप कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 15 × 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 MPa स्ट्रेस आना चाहिए। कुछ और दिया आंसर, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी जो प्रोड्यूस होगा 12 MPa का या 12 न्यूटन पर mm²। कोई दिक्कत, वेरी गुड, दिक्कत नहीं तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77। ये कह रहे हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, दूसरा क्या है, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट। तीसरा लिख रहे हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज ऑलवेज लेस देन द इलास्टिक लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन यार इक्वल टू। चलिए एक एक स्टेटमेंट इसको देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कि है क्या है। पहला स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। जो हुक्स का लॉ है वो कहाँ तक वैलिड होता है, तो हमने बताया था कि जो प्रोपोर्शनल लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ होता है, इलास्टिक लिमिट इसके बाद होता है, इलास्टिक लिमिट होती है। तो जो हुक्स लॉ होता है यहाँ तक क्या होता है, लीनियर वेरिएशन होता है। तो हुक्स लॉ हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। लेकिन एक स्टेटमेंट हमने और बताया था, लेकिन वाला क्या है, अगर कोई जो मटेरियल का आपने ग्राफ बना रखा है या जो मटेरियल आपने ले रखा है वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल हो। लीनियर इलास्टिक मटेरियल का मतलब क्या है कि उसका जो स्ट्रेस है स्ट्रेन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो उसको उसमें जो ग्राफ आपको दिखेगा या जो हुक्स लॉ कहाँ तक, प्रोपोर्शनल से भी ऊपर हो जाएगा, कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक भी वैलिड होता है हुक्स लॉ। एग्जाम्पल के लिए लीनियर इलास्टिक मटेरियल, एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, माइल्ड स्टील होता है। ये आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है। इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट में तब होता जब वो आपका लीनियर इलास्टिक मटेरियल होगा। तो लेकिन इन्होंने कहीं कहा नहीं है कि मटेरियल आपका क्या है, लीनियर इलास्टिक है या माइल्ड स्टील है। तो दूसरा ऑप्शन के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरा देखते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन इज ऑलवेज लेस देन द इलास्टिक लिमिट। लिमिट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी इज ऑलवेज लेस देन द इलास्टिक लिमिट। इस बात में देखिए, क्या वो हमेशा कम ही होता है, नहीं। अगर हम बात करें माइल्ड स्टील के केस में या लीनियर इलास्टिक मटेरियल के केस में, तो दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। जो प्रोपोर्शनल लिमिट होता है वही सॉरी लीनियर, वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों एक ही होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसी पे 4 पे आ जाइए, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज इधर इक्वल और लेस देन द इलास्टिक लिमिट। हाँ, तो ए सही ऑप्शन कि जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यानी ए इसके क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है इलास्टिक लिमिट के, या उससे कम ही होगा। जैसे अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो दोनों पॉइंट क्या होगा, एक ही होता है, या उससे हमेशा प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होगा, कम भी हो सकता है। तो यानी पहला ऑप्शन और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मैच करा लीजिए। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ, काफी लेंदी क्वेश्चन देख के लग रहा है, और आपको घबराना नहीं है। देखिए, जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं देख के आपको लगेगा स्टेटमेंट इसका काफ़ी लेंदी है और टफ क्वेश्चंस होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं जनरली, वो और ही आसान होते हैं। कभी कभी जनरली
ऐसा नहीं है कि हमेशा आसान नहीं होते, कभी टफ भी होता। तो आप क्या करिए, इसको पहले रीड करिए, देखिए फाइनल पूछे क्या है आपसे, फिर इसको करके देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि टू रॉड ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 अल्फा 2 एंड यंग मॉडुलस E1 E2 respectively are fixed between two massive walls. The rod are heated such that they undergo the same increase in the temperature. There is no bending of the rod if alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to ratio दिया गया है. The thermal stresses are equal, और इनके जो थर्मल स्ट्रेसेस हैं वो भी क्या है, इक्वल हैं. थर्मल स्ट्रेसेस आर इक्वल. व्हाट इज द रेशियो ऑफ E1 to E2? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है. कह रहे हैं इस तरह से कोई एक वॉल है, और ये जो वॉल आपको दिख रहा है इसमें दो रॉड इन्होंने लगा रखे हैं. एक को आप ए कह लीजिए, एक को आप बी कह लीजिए. इसको हमने ए कह दिया, इसको हमने बी कह दिया. अब ए की प्रॉपर्टी इन्होंने दे रखी है, ए की प्रॉपर्टी लिख लीजिए, बी की दे रखी है. तो इन्होंने ए की जो प्रॉपर्टी है एक अल्फा, और इसमें जो टेम्परेचर है ए दे रखा है, और इसकी जो स्ट्रेस है सिग्मा है. इसको आप सिग्मा ए कह लीजिए, अल्फा ए कह लीजिए, टेम्परेचर ए ई ऑफ ए कह लीजिए. तो ए कह रहे हैं, और इसका बी वाले का सिग्मा ऑफ बी, अल्फा ऑफ बी, टी ऑफ बी, ई ऑफ बी. अब देखिए क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी. इन्होंने कह दिया है कि जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है. और अल्फा 1 बाई अल्फा 2, जो अल्फा 1 बाई अल्फा 2 का रेशियो जो है वो कितना दिया गया है, 2:3. 2:3 दिया गया है, 2:3 दे दिया गया है. तो इसमें जो सिग्मा ए होगा, सिग्मा ए ऐसे आप लिखते हो, ई अल्फा डेल्टा टी लिखते हो, और ई ऑफ ए अल्फा ए हो गया डेल्टा टी. तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, देखिए डिफरेंट है या अलग है. टेम्परेचर भी क्या है इसका, सेम है. यानी यहाँ पे टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं सेम है, डेल्टा टी ए इक्वल टू डेल्टा टी, दोनों टेम्परेचर भी सेम है. तो ए हो गया सिग्मा ए की इक्वेशन, सिग्मा बी की इक्वेशन आप लिख लीजिए यहाँ से, वो क्या हो जाएगा, ई ऑफ बी अल्फा ऑफ बी टी ऑफ बी. अब दोनों को इससे जो इक्वेशन आपका है यही तुम बताया गया आपसे, सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी. तो सिग्मा ए की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दीजिए. तो ई ऑफ ए अल्फा ऑफ ए डेल्टा टी ऑफ ए, और इस बार का जो है वो कितना है, कितना भाई, ए ऑफ बी, जरा बताइए. यहाँ से लिख लो, ई ऑफ बी अल्फा ऑफ बी और डेल्टा टी ऑफ बी. अब आपको क्या करना है, इसमें से कुछ इक्वल है, चेंजिंग टेम्परेचर दोनों में क्या है, इक्वल है. बाकी अल्फा ए बाई अल्फा बी का रेशियो दिया गया है, तो इसको लिख लीजिए, अल्फा ए बाई अल्फा बी इक्वल टू ई ऑफ बी बाई ई ऑफ ए. तो अल्फा ए बाई अल्फा बी का वैल्यू कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया है. तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ई ए बाई ई बी, ई ए बाई ई बी. तो आपसे जो पूछा जा रहा है ई ए बाई ई बी, यही तो पूछा जा रहा है. तो आपने निकाला क्या है, ई बी बाई ई ए निकाला. तो ई ए बाई करेंगे तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. तो 3/2 आंसर आ जाएगा. मैच करा लीजिए. देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लग रहा है आपको, लेकिन है क्या, बहुत ही ईजी. वही कॉन्सेप्ट है थर्मल स्ट्रेसेस के. तो जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया, कवर करा दिया. तो आप लेक्चर ज़रूर देखिए. कुछ लोग जो पढ़े हैं एक बार वो क्या करें, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए. अगर आपको स्पीड कम लग रहा है तो इंक्रीज करके देख लीजिए, पर देख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको. कुछ चीज़ें ज़रूर सीखेंगे, हमारी गारंटी है. और उसके जितना लेक्चर है, लेक्चर आप पूरा देखिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए. तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप 80 to 90% क्वेश्चन उससे ज़्यादा ही कर ले जाएंगे एग्जाम में. अब कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा. एक कह रहे हैं कि स्टील बार ABC ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 100 mm स्क्वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड लोडेड एज shown in the figure.
if the lower end of a bar C does not move when load are applied, ठीक है, in neglected self weight, then the value of force P is equal to कितना। तो देखिए काफी टफ तो नहीं कह सकते हो, पर लेंदी क्वेश्चन है। इसको भी करके देखते हैं क्या आएगा इसका फाइनल आंसर। इसमें आप देख लीजिए कि ये कह रहे हैं कि इस तरह से कोई एक फिगर इन्होंने दे रखा है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पी लोड लगा रहे हैं और यहाँ पे जो लोडिंग लगाई गई है वो कितनी है, 15 किलोन्यूटन का लोड लगा रहे हैं। और इस पॉइंट को सी बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, इसको ए बोल रहे हैं। इसके कुछ डायमेंशंस दिए हैं। ए आपका 50 है, यानी यहाँ तक आपका 50 है। अभी मीटर बोल रहे हैं पर mm में होना चाहिए। और ए कितना है, ये आपका 30 mm पर। देखते हैं फाइनल लगा के क्या आता है। और कुछ ये आपका 15 किलोन्यूटन हो गया। कह रहे हैं कि इफ द लोअर एंड ऑफ बार सी सेल्फ वेट, P की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे कि P की जो वैल्यू है P इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेकिन कब, वन दिए हैं, गिवन क्या है इसमें, C does not move upward। इसका मतलब क्या है, आपका यही जो पॉइंट है यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये यहाँ पे बोल दिए। जैसे आप लाइन ड्रा कर लीजिए यहाँ से, देखिए जो सी पॉइंट है अगर ये ऊपर मूव नहीं कर रहा, अगर आप यहाँ पे लोड ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हो, एक लोड नीचे की डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो इसके कारण हो क्या रहा है कि जो ये सी है, ए ना तो ऊपर मूव कर रहा है ना तो नीचे मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो फाइनल डिफ्लेक्शन होगा, यानी दिस डिफ्लेक्शन प्लस दिस डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर सी अगर मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से जो आपको इक्वेशन एक मिल गया, डेल्टा टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और ये जो डेल्टा होगा ये कौन सा डेल्टा होगा, डेल्टा सी टू बी प्लस डेल्टा बी टू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, डेल सी टू बी निकालने के लिए आप सेक्शन यहाँ पे ले लीजिए। तो आप जब सेक्शन यहाँ पे लेंगे तो आप देखिए कि नीचे क्या है, कि नीचे कितने का फोर्स लग रहा है, 15 किलोन्यूटन का। नीचे वाले को पॉजिटिव मान लीजिए, नीचे वाले डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव, किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे कन्वेंशन लगाना है, साइन कन्वेंशन। तो नीचे क्या है, पॉजिटिव है, तो कितने, इसका क्रॉस सेक्शन में कितना लगेगा, 15 किलोन्यूटन का। तो 15 किलोन्यूटन का जो लोड लग रहा है इनटू यल ले लीजिए आप, ये जो यल है बाय क्या कर लीजिए, ए ही कर लीजिए। तो ए आपका डिफ्लेक्शन सी टू बी आ जाएगा। अब इस सेक्शन में आ जाइए, अगर आपको डिफ्लेक्शन बी टू ए निकालना है तो इस सेक्शन में देखिए कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 15 किलोन्यूटन नीचे पॉजिटिव है और ऊपर पी कितना है, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना है। तो ये जो नेट फोर्स होगा कितना, 15 माइनस पी, यानी यहाँ पे जब आप देखोगे जो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 15 माइनस ऊपर जो जा रहा है उसको घटा लीजिए, ये तो फोर्स हो गया। फिर एल बाई क्या करना है आपको, ए ही करके जीरो कर देना है। अब जब इसको चाहो तो ए ही उधर लेके जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ए का आ गया 15 इंटू एल प्लस 15 माइनस पी इंटू एल इक्वल टू जीरो हो गया। यही तो आ गया, हाँ ठीक है। और अब आपको क्या करना है, ये पी पूछ रहे थे तो पी तो अब निकाला जा सकता है आसानी से। देखिए ये कितना हो गया, अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यल को डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे आप एल से डिवाइड करेंगे, इस साइड एल से, इस साइड एल से, एल कैंसिल हो गया, वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो बचेगा कितना, यहाँ पे 15 हो जाएगा प्लस 15 माइनस पी इक्वल टू जीरो। पी को आप उधर लेके चले जाइए तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 किलोन्यूटन आ जाएगा। वही आ रहा है आंसर। मैच कर रहा कोई, आंसर तो मैच ही नहीं किया, क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखिए प्रॉब्लम इसमें ये है कि यहाँ पे जो यल है वो क्या है, डिफरेंट है। इसका यल अलग है, इसका यल क्या है, डिफरेंट है। क्रॉस सेक्शन तो सेम ही था। हाँ तो इसमें देखिए थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा
TL क्या है डिफरेंट, तो आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हो। जो हमने कैंसिल किया है इसको आपको कैंसिल नहीं करना है। तो फिर कैसे हो जाएगा, यानी 15 इंटू L1 करिए इसको, 15 माइनस P इंटू L2 इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो L1 की जगह आप कितना रखोगे 30, यानी 15 मल्टीप्लाई 30 प्लस यहाँ पे 15 माइनस P, और L2 की जगह कितना रखना है 50 रखना है, 50 इक्वल टू 0। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो P आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व जो करना है, आप क्या करिए 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड करेंगे थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हट जाएगा, प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 माइनस 5P इक्वल टू 0। इसको आप उधर लेके जाइए, इसको आप ऐड कर लीजिए। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 तो होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 5P हो जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू जो आ जाएगी, मेरे समझ से P आएगी कितनी 224 आ जाएगी। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि आप ध्यान क्या दीजिएगा कि जो फाइनल डिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा 0, सिर्फ इतना सी कह दिया। अगर ये वर्ड ना कहा होता है कि सी ऊपर नहीं जा रहा है या नीचे नहीं जा रहा, और क्या करता है कि यहाँ पे कोई एक फिक्स सपोर्ट लगा देता, तब भी यही आंसर आ जाता फाइनल। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखिए। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस जो होंगे जिसमें आप कंप्यूटेबिलिटी इक्वेशंस लगाते हो, तो एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे तो इससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्या कह रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं which one is the correct about prime force। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, और इसका क्वेश्चन मतलब इसका आंसर बहुत सोच समझ के आपको देना पड़ेगा। कह रहे हैं विच वन इज करेक्ट अबाउट प्राइम फोर्स। तो प्राइम फोर्स होता क्या है पहले आप समझ लीजिए कि प्राइम फोर्स किसको कहते हैं। तो जो आपका प्राइम फोर्स है, प्राइम फोर्स ये होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि एक कोई प्लेट है, इस प्लेट में गैसेट प्लेट है। कौन सा प्लेट है, गैसेट प्लेट है। ये स्टील का क्वेश्चन है, गैसेट प्लेट है, और इसमें आपने क्या कर रखा है, एक प्लेट और ऐड कर रखा है। इस तरह से कोई एक प्लेट है, कोई एक मेंबर है, और वो जो मेंबर है यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, ये कोई मेंबर है इस तरह से कनेक्टेड है। क्या ऐसे मेंबर है, इस तरह से कोई एक मेंबर कनेक्टेड है, और यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, बोल्ट लगा हुआ है। तो होगा क्या कि जब इस मेंबर में आप टेंसाइल फोर्सेस लगाओगे, तो जब इसमें टेंसाइल फोर्सेस लगाओगे तो होगा क्या कि ये जो मेंबर है, सपोज कीजिए जब इसको आप खींचोगे तो थोड़ा सा यहाँ को इस तरह से दिखेगा कुछ। तो इसके कारण जो एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेसेस जो होते हैं, एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेसेस जो डेवलप होते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, प्राइम फोर्स बोला जाता है। उसी फोर्स को क्या बोला जाता है, प्राइम फोर्स बोला जाता है। तो इसमें से मैच कराई कौन सा हो जाएगा, एडिशनल टॉर्सनल फोर्स, कंप्रेसिव टेंशन फोर्स। तो एडिशनल क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए।
ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस एट विच मटेरियल फ्रैक्चर अंडर लार्ज नंबर ऑफ द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेज इज कॉल्ड। बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द स्ट्रेसेज एट विच ए मटेरियल फ्रैक्चर अंडर गो ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेज इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? उसी को तो एंडोरेंस लिमिट बोलते हैं। तो हो जाएगा ना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। कहने की द डिफॉर्मेशन ऑफ द वर्टिकली हेल्ड बार ऑफ ए लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन ए ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट बार गामा देन लॉन्गेस्ट डी एल। ये क्वेश्चन आपको बताया गया है। जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक मेंबर है, वर्टिकली ये क्या है, हेल्ड है, तो इसके सेल्फ वेट के कारण जिसमें लॉन्गेशन होता है वही तो बताया गया था, गामा एल स्क्वायर बाई 2e बताया गया था। या फिर इसी को आप कैसे लिखते हो, डब्ल्यू एल बाई ए, लेकिन यहाँ पे आगे हम हाफ कर देते हैं, थोड़ा कम होता है रिफ्लेक्शन। और अगर यही बार आपका कॉनिकल हो जाए तो कॉनिकल के लिए आपको जो बताया गया था वो क्या बताया गया था, तो ठीक है फिर कॉनिकल के लिए 1/3 कर लेते हैं। जैसे इतना लिखे हो गामा एल स्क्वायर बाई 2e है तो उसके आगे 1/3 कर लेंगे, तो कितना आएगा कॉनिकल बार के लिए, गामा एल स्क्वायर बाई 6ei हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, कह रहे हैं व्हाट इज स्ट्रेस एट द सेक्शन एक्स एक्स ऑफ द बार ए बी सी डी विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 100 1000 mm स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या है। ये इस तरह से कोई सेक्शन बना दिए हैं, इस तरह से आपको सेक्शन दिख रहा होगा, और इन्होंने इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 और 3। क्या इस पे 20 60 20 और 30, 60 20 और 30, और इस साइड में उन्होंने कितना लगाया है 110। तो देखिए क्या इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। इक्विलिब्रियम में पहले आप देख लीजिए, तो देखिए इधर समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 आना चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए 60 20 80 30 110, और इधर क्या है 110, तो कितना 110 माइनस 110 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है इक्विलिब्रियम में। तो इस पोर्शन पे वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक्स एक्स सेक्शन में कह रहे हैं कि कितना फोर्स लगेगा वो आप बता दो, तो इसको बता दीजिए। तो इस सेक्शन पे आप जाइए और इस सेक्शन पे जाने के बाद आप देखिए कि इस पे कितना फोर्सेस है, तो कितना फोर्सेस है 60 + 20, यानी इस सेक्शन पे एक्स एक्स सेक्शन में जो फोर्स आ रहा है, समेशन ऑफ एफ एक्स जो आ रहा है वो 0 नहीं करना, बल्कि यहाँ पे जो एफ एट एक्स एक्स जो आएगा इस साइड देखिए, तो कितना आएगा 20 + 60 = 80। और भी किस नेचर का है, टेंशन का है, टेंसाइल है। मैच कराइए, कोई मैच कर रहा है ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए कह रहे हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहे हैं कि स्ट्रेस इन ए बॉडी when suddenly loaded is the stress when the same loaded is applied gradually, क्या होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं, जैसे 2 सिस्टम है, एक में जो आप लोड लगा रहे हो वो क्या है ग्रेजुअली अप्लाइड कर रहे हो, ग्रेजुअली है, और एक में जो आप लोड लगा रहे हो वो कैसे है सडनली। जैसे यहाँ से कोई आप फॉल करा दिया, 10 किलोमीटर का कोई था, तो यहाँ पे जब फॉल हुआ तो
इसके कारण जो इसमें डिफ्लेक्शन होगा और इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन दोनों केस में हो रहा है। तो इसमें स्ट्रेन एनर्जी जो होगी वो आपने देखा था क्या होता है, पी स्क्वायर एल बाई 2 यही तो हमने बताया था, हाफ पी इंटू डिफ्लेक्शन, हाफ पी इंटू डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होता है, पी एल बाई यही होता है। लेकिन अगर इस केस में हम बात करें तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है जैसे हाफ पी इंटू डेल्टा, तो डिफ्लेक्शन यहाँ पी एल बाई ए की जगह कितना होता है, 2 पी एल बाई ए होता है, ठीक है। तो ये तो होता है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है इसमें, क्वेश्चन तो देख लीजिए। एक कह रहे हैं कि सडनली लोडेड इज देन स्ट्रेस सेम लोड इज, स्ट्रेस का रेशियो पूछा जा रहा है। तो सडनली में जो सिग्मा आएगा, सिग्मा सडन बाई क्या, सिग्मा ग्रेजुअल आपसे पूछा जा रहा है। तो सडन में स्ट्रेस क्या आएगा, ज्यादा आएगा, इसमें पी ज्यादा आता है, 2 पी बाई ए आता है। इसमें क्या आता है, पी बाई, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो पी बाई ए, इसमें कितना आता है, 2 पी बाई ए। तो सडन में कितना आ गया, 2 पी बाई ए, और इसमें कितना आ गया, पी बाई ए। तो ये कट गया, पी कट गया, कितना आ गया, 2 का आना चाहिए आंसर। 2 रेशियो कितना है इसमें, ट्वाइस है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये वाली जो सीरीज है आपकी खत्म हो जाएगी। बाकी फिर एसएससी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, फिर ईएस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और एसएफडी बीएनडी आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है।